14 फरवरी 2019 भारत का कलेजा छलनी करने वाला दिन। नेशनल हाईवे पर दौड़ता एक सीआरपीएफ का काफिला, उसमें बैठे देश के वीर जवान और अचानक एक बहुत बड़ा धमाका। इस हमले में देश के 44 वीर जवान शहीद हो जाते हैं और यह केवल एक हमला नहीं था, यह सीधी सीधी चुनौती थी भारत को, उसकी सेना को और भारत की ताकत को। पुलवामा टेरर अटैक। पर भारत कब पिछड़ने वाला था? भारत की सेनाओं ने, भारत की सशस्त्र सेनाओं ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि दुश्मन की रूह कांप उठी। 26 फरवरी को भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तानी सरहद के अंदर घुसकर दुश्मन के ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया। और फिर 27 फरवरी को आसमान में एक ऐसा टकराव हुआ जिसमें भारत के वीर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान की सीमा के अंदर गिरा दिया गया। और फिर दिन आया 1 मार्च का, जब पाकिस्तानी सरकार ने हमारे वीर कमांडर अभिनंदन को हमारे को सही सलामत सौंपना पड़ा। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान की सेना ने हमारे विंग कमांडर को इतनी जल्दी हमको सौंप दिया, इसके पीछे क्या कारण था? क्या पाकिस्तान को यह डर था कि हिंदुस्तान कोई बहुत बड़ा खेल रचने वाला है उसके खिलाफ, या बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है उसके खिलाफ? अगर वो विंग कमांडर अभिनंदन को नहीं छोड़ता है तो कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया था, जिसके कारण पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन को इतनी जल्दी और सही सलामत छोड़ना पड़ा। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये भारत के संकल्प, पराक्रम और कूटनीति की मिसाल है। दोस्तों, आइए पुलवामा अटैक से लेकर बालाकोट स्ट्राइक और फिर विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। 14 फरवरी 2019 सीआरपीएफ का एक काफिला सुबह के 3:30 बजे जम्मू से श्रीनगर के लिए निकलता है। और अब की बार ये काफिला काफी बड़ा था, क्योंकि ज्यादातर जवान जो थे वो छुट्टियां मनाकर वापस लौट रहे थे। इस काफिले में सेना के 78 व्हीकल शामिल थे, जिसमें 2547 जवान बैठे हुए थे। और ये काफिला नेशनल हाईवे 44 से गुजरने वाला था। और इस रोड को सिक्योर करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो थी रोड ओपनिंग पार्टी की, जिससे आरओपी भी कहा जाता है। विशेषकर जब भी सीआरपीएफ का कोई ऐसा काफिला जब भी ऐसे क्षेत्र एरिया से गुजरता है जहां पर आतंकवादी गतिविधियां होने की चांसेस रहते हैं, तो इसकी जो सिक्योर करने की जो जिम्मेदारी होती है वो रोड ओपनिंग पार्टी की होती है। और इस सीआरपीएफ के काफिले का 2 लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये 2 लोग थे, एक तो था जाकिर बशीर और एक था आदिल अहमद डार। इस हमले की प्लानिंग बहुत पहले की जा चुकी थी। वास्तव में इस हमले को जो था वो 9 फरवरी को अंजाम दिया जाने वाला था, क्योंकि 9 फरवरी को ही भारत में अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। और इसी चीज का बदला लेने के लिए आतंकवादी भारत पर एक ऐसी चोट करना चाहते थे जिसको भारत हमेशा हमेशा के लिए याद रख सके। लेकिन 9 फरवरी को इन आतंकवादियों की जो प्लानिंग है वो फेल हो जाती है, क्योंकि इस दिन जो थी वो इस इलाके में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी और कोई भी सीआरपीएफ का जो काफिला था वो इस इलाके से नहीं गुजरा था, क्योंकि सारे रोड ब्लॉक हुए पड़े थे। और फिर ये 14 फरवरी का दिन चुनते हैं इस आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए। ये देखते हैं कि एक बड़ा सीआरपीएफ का काफिला नेशनल हाईवे 44 से गुजरने वाला था और एक ऐसे हमले को अंजाम दिया गया जो कि जम्मू कश्मीर में 35 सालों में होने वाला सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। इसमें जो जाकिर बशीर होता है उसके घर से नेशनल हाईवे 44 की तरफ 3 रास्ते जाते थे, लेकिन 2 रास्तों पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। तो इन्होंने क्या कि तीसरा रास्ता जो था कि कच्चा रास्ता था, उस कच्चे रास्ते को इन्होंने पकड़ा और कच्ची रास्ते से होकर, कच्ची सड़क से होते हुए ये नेशनल हाईवे 44 की तरफ बढ़ते हैं। और फिर आधे रास्ते में जाकर जो जाकिर बशीर होता है, वो जो गाड़ी होती है मारुति इको, जिसके अंदर ये विस्फोट के अंदर इस्तेमाल की गई थी, ये मारुति इको गाड़ी थी उनके पास, तो जाकिर बशीर रास्ते में ही उतर जाता है, क्योंकि इस हमले को जो जिम्मेदारी थी वो थी आदिल अहमद डार पर। वही एक आत्मघाती हमलावर था और इसी को ये खेल और ये हमला अंजाम देने था। तो ये उसके बाद में ये जाकिर बशीर वहीं पर उतर जाता है और आगे की तरफ आदिल अहमद डार अकेले ही जाता है।
और इस हमले को अंजाम देने के लिए जो आदिल अहमद डार था उसके ब्रेन को वॉश कर दिया गया था, उसको बिल्कुल क्रू बना दिया गया था, उसको एक आत्मघाती हमलावर बना दिया गया था। अब जो स्टीयरिंग थी वो आदिल अहमद डार के हाथों में थी और ये कोई साधारण स्टीयरिंग नहीं थी। इस स्टीयरिंग के नीचे एक डेटोनेटर लगा हुआ था और इस डेटोनेटर के दबाते ही जो 200 किलो RTX था जो इस विस्फोट में इस्तेमाल किया गया था वो इसको दबाते ही विस्फोट हो जाता। आदिल अहमद डार गाड़ी को नेशनल हाईवे 44 की तरफ लेकर जाता है और इस गाड़ी को आरोही के SI मोहनलाल रिकॉग्नाइज करते हैं। वे देखते हैं कि इस गाड़ी में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, लेकिन वे जैसे ही इस गाड़ी को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो इस गाड़ी में जो बेटा आदिल अहमद डार बैठा हुआ था वो इस गाड़ी को तेजी से आगे की ओर बढ़ा लेता है। और इस काफिले में जो 5वें नंबर पर जो बस चल रही होती है जिसमें हमारे CRPF के जवान बैठे हुए थे, वो जाकर इस बस में इस गाड़ी को टकरा देता है। और जैसे ही ये गाड़ी बस से टकराती है तो आदिल अहमद डार जो होता है वो स्टीयरिंग के नीचे जो डेटोनेटर लगा होता है जो कि 200 किलो RTX से कनेक्ट होता है वो उसको दबा देता है और दबाते इतना भयानक विस्फोट होता है कि जो आसपास के जो घर बने हुए थे उनकी खिड़कियां दरवाजे टूटकर गिर जाते हैं। और इस भयानक हमले के अंदर हमारे देश के 44 वीर जवान शहीद हो जाते हैं। यह हमला इतना भयंकर था, इतना तबाही मचाने वाला था कि हमारे जो जवान थे उनके जो शव थे वो शत विशत बिखर जाते हैं, उनके मांस के टुकड़े इधर उधर चिथड़ों की तरह बिखर जाते हैं। हमारे देश के जो वीर जवान हैं उनके शरीर को भी पहचानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और इसके बाद जो इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो लेता है जैश-ए-मोहम्मद, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, वो इस हमले की जिम्मेदारी लेता है। वो कहता है कि जो आदिल अहमद डार था वो जैश-ए-मोहम्मद का ही आतंकवादी था। और इस हमले के बाद संपूर्ण भारतवासियों में एक आक्रोश भर जाता है, गुस्से से पूरा भारत लाल हो जाता है। पूरे भारतवासियों की सिर्फ एक ही मांग थी कि हमारे जो वीर जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं उनकी शहादत का बदला हर हाल में लेना होगा। और हमारी जो सरकार है वो ऐसा ही कुछ करने की प्लानिंग बना रही थी। एक तरफ भारत पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिप्लोमेटिक चोट पहुंचा रहा था तो दूसरी तरफ भारत एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा था। इस हमले के बाद भारत कोई एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में जुटा हुआ था। और इस हमले के बाद जो हमारी भारतीय सेनाएं हैं वो इस हमले के जो जिम्मेदार है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत ही बेचैन हो रही थी। भारतीय सेना के जवान अपने साथियों के बलिदान का बदला लेना चाह रहे थे, लेकिन आक्रोश के समय में भी इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज थी उसको बारीकी से परखा जा रहा था। और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धेनुआ है उन्होंने आगे होकर जिम्मेदारी लेते हुए अगले दिन सरकार के सामने POK में एयर स्ट्राइक करने का जो प्रपोजल था वो सरकार के सामने रख दिया और सरकार ने भी इस प्रपोजल को मंजूर कर दिया। और इसकी मंजूरी मिलते ही जो भारतीय एयरफोर्स है वो उसने इस हमले को अंजाम पहुंचाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। और 16 से 20 फरवरी के बीच 4 दिन तक ड्रोन कैमरे से इस बात का पता लगाया गया कि सीमा के उस पार आतंकवादियों ने कौन कौन सी जगहों पर कितनी कितनी जगहों पर अपने आतंकवादी जो थे वो ठिकाने बना रखे हैं। दुश्मन के ठिकानों को पता लगाने के बाद एयरफोर्स के अधिकारियों और इंटेलिजेंस के अधिकारियों के बीच अगले 2 दिन तक इस ऑपरेशन की प्लानिंग को लेकर बैठकें चलती रही। और इसी बीच इस ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार करके एयरफोर्स ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के सामने रखा, जिसे उन्हें ऑपरेशन के दौरान टारगेट की जाने वाली जगहों से रूबरू करवाया। भारतीय वायुसेना ने लगभग 48 साल पहले 1971 में पाकिस्तानी सीमा में घुसकर कोई ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया था। इसीलिए इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने से पहले एयरफोर्स अपनी ओर से सभी तैयारियां करने में जुटी थी और 1 स्क्वाड्रॉन टाइगर और 7 स्क्वाड्रॉन बैटल एक्सेस के जो जवान थे उनको तैयार रहने के आदेश दिए गए। एयरफोर्स में सिक्योरिटी रीजन और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने के लिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया। और दोस्तों इस हमले को अंजाम देने के लिए 26 फरवरी 2019 का दिन डिसाइड किया गया और इस हमले के लिए जो भारत के फाइटर जेट थे उनको बारीकी से परखा गया। और इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पायलट्स ने 24 फरवरी को ट्राई रन भी किया था और इसके बाद इस ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी जाती है। इस मिशन के अंदर 12 मिराज 200 जेट्स का इस्तेमाल किया जाना था और इसके साथ ही किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एक क्रूड कमांडो की एक टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया था। और फिर 26 फरवरी 2019 3:30 बजे ही भारत के 12 मिराज 200 फाइटर जेट लेजर गाइडेड बम के साथ लेस होकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचाने के लिए निकल पड़े और कुछ ही मिनटों के अंदर वो पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। फाइटर जेट पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुरादाबाद और चेकोटी में आतंकवादी ठिकानों पर भारी बमबारी करते हैं और कुछ ही सेकंड में सैकड़ों आतंकवादी ढेर हो जाते हैं। जैश-ए-मोहम्मद के कई ठिकाने पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत के बालाकोट शहर में भी बने हुए थे और इसलिए इंडियन एयरफोर्स बालाकोट के अंदर घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर करीब 8 मिनट तक बमबारी करती है
और इस बमबारी के अंदर सैकड़ों आतंकवादी मारे जाते हैं। और ये जो पूरा ऑपरेशन होता है वो 21 मिनट तक चलता है। इसके अंदर इंडियन एयरफोर्स करीब 1000 किलो बम गिराकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों और 350 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाकर मौत की नींद सुलाकर हमारे जो 44 वीर जवान जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनकी शहादत का बदला लेती है। और इस हमले से बौखलाया पाकिस्तान अगले ही दिन यानी कि 27 फरवरी को 9:52 पर जो पाकिस्तानी एयरफोर्स थी वो इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसकर हमला करने की साजिश बना चुकी थी। इधर इंडियन एयरफोर्स ने भी ये ट्रे कर लिया था कि पाकिस्तान से 10 F-16 फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। इसीलिए पाकिस्तान के जो ये फाइटर जेट है जैसे ही भारतीय सीमा में घुसे तो उन्हें तुरंत ही जमीन से जवाबी हमला मिला और जिसके चलते जो 9 पाकिस्तानी विमान थे उनको जल्द ही वापस पाकिस्तानी सीमा के अंदर लौटना पड़ा। और इसी बीच एक पाकिस्तानी विमान F-16 भारतीय वायुसेना का जो ऑयल स्टोरेज है उसको उड़ाने की कोशिश की। और इसके बाद एंट्री होती है हमारे जाबाज शेर दिल विंग कमांडर अभिनंदन की। जो पाकिस्तानी विमान F-16 जो भारतीय वायुसेना के जो ऑयल स्टोरेज को उड़ाने की कोशिश कर रहा था, बस इसी का बचाव करने के लिए भारतीय वायुसेना की ओर से MiG-21 बाइसन भी मैदान में उतारा गया। और इसी MiG-21 बाइसन में मौजूद थे हमारे विंग कमांडर अभिनंदन। आसमान में उन्होंने पाकिस्तानी विमान को जबरदस्त टक्कर दी और इसी बीच पाकिस्तानी विमान F-16 और भारतीय विमान 21 के बीच आसमान में डॉग फाइट हुई। और इसी डॉग फाइट में जो पाकिस्तानी विमान था जो F-16 उसके परखच्चे उड़ गए, लेकिन इसी बीच जो हमारा विमान था जो विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे उसमें भी एक मिसाइल आकर लग गया और हमारा प्लेन पाकिस्तानी सीमा के अंदर क्रैश हो गया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इससे पहले ही जो विंग कमांडर अभिनंदन थे उस प्लेन से इजेक्ट कर जाते हैं और वो पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर गिर जाते हैं। अभी घायल अभिनंदन जमीन पर पड़े हुए थे कि उन्होंने एक शोर सुना और कुछ गांव वाले दौड़कर उनके पास आ गए। उन्होंने कहा कि मुझे पानी पिला दो और ये पूछा कि ये भारत है या पाकिस्तान। तभी जो पाकिस्तानी ग्रामीण होते हैं उनमें से एक ने कहा कि ये तो हिंदुस्तान है। तभी विंग कमांडर अभिनंदन ने ये कंफर्म करने के लिए कि ये भारत ही है तो उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू कर दिए, लेकिन गांव वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन गांव वालों से पूछते हैं कि ये भारत का कौन सा इलाका है। तभी एक ग्रामीण ने जवाब देते हुए कहा कि ये होरा गांव है जो कि पीओके में है और ये भारतीय सीमा से 7 किलोमीटर दूर था। तभी अभिनंदन ने कहा कि मेरी पीठ में जो है चोट लगी है, क्या मुझे पानी मिल सकता है। और ये सुनते ही जो पाकिस्तानी ग्रामीण होते हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के जय के नारे लगाने लगते हैं। तभी अभिनंदन समझ जाते हैं कि ये तो पाकिस्तान है। वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालते हैं और हवा में फायर करके उनको पीछे होने के लिए कहते हैं। तभी गांव वाले उनके ऊपर पत्थर बरसाने लग जाते हैं। फिर विंग कमांडर अभिनंदन वहां से भागने लगते हैं। यही कि लगभग आधा किलोमीटर भागने के बाद वो एक तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर वो कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो उनके पास थे उनको पानी के अंदर वो फ्लैश कर देता है, पानी के अंदर बहा देता है और कुछ डॉक्यूमेंट को वो खा भी लेता है ताकि वे दुश्मन के हाथ में न लगे। और इसी बीच जो गांव वाले होते हैं वो विंग कमांडर अभिनंदन को घेर लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं और फिर वो विंग कमांडर अभिनंदन को मारने पीटने लगते हैं। इसी बीच एक ग्रामीण ने पाकिस्तानी जो आर्मी के जवान थे उनको इस चीज़ की सूचना दे दी कि एक भारतीय जो सेना का जवान है वो पाकिस्तानी सीमा के अंदर घुस गया है, आप जल्दी से यहाँ पहुँचे। और फिर कुछ ही देर में पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अभिनंदन से वहीं पर कुछ पूछताछ करने लगते हैं, जैसे कि वो उनसे अभिनंदन से पूछते हैं कि आप कौन हैं। और इसका जवाब देते हुए विंग कमांडर अभिनंदन कहते हैं कि मैं विंग कमांडर अभिनंदन हूँ और मेरा जो आईडी नंबर है वो है 27981। इस वक्त जो है विंग कमांडर अभिनंदन की आंखें सूज चुकी थी और उनके मुंह से खून बह रहा था। तो जो सेना के जवान थे उनको सबसे पहले आर्मी यूनिट ले जाया गया, जहां पर उनकी एक वीडियो बनाई जाती है और उसको वायरल कर दी जाती है। इधर विंग कमांडर अभिनंदन भले ही पाकिस्तान के पास थे, लेकिन भारत भी अपने जाबाज इस अफसर को, इस पायलट को बचाने के लिए पीछे नहीं हटने वाला था। भारत भी इस अफसर अपने जाबाज पायलट को वापस लाने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अभिनंदन से पूछताछ की जा रही थी। पाक आर्मी के जो मेजर है उनसे पूछ रहे थे कि आप कौन हैं और आपका मकसद क्या है, लेकिन अभिनंदन भी ये जानते थे कि वे ऐसी किसी भी प्रकार की जानकारी पाकिस्तान को नहीं दे सकते थे, इसीलिए वे पाकिस्तान को किसी भी प्राइवेट जानकारी देने से साफ इनकार कर देते हैं। What is your name? Wing Commander Abhinandan. Okay. I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record, and I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from his soldiers.
and thereafter the officers into the unit which I was taken to. This Okay. is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Major? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. Okay. Thank you. इसी बीच हारन गांव के एक ग्रामीण ने अभिनंदन को पकड़े जाने की जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और इसी वीडियो को कुछ ही समय बाद भारत में भी देखा गया। इधर भारत को भी ये कंफर्म हो जाता है कि जो विंग कमांडर अभिनंदन है वो जिंदा है और पाकिस्तानी आर्मी की कस्टडी में है। और इसके कुछ देर बाद ही पाक आर्मी ने भी एक वीडियो वायरल करा जिसके अंदर वो अभिनंदन से पूछताछ कर रहे थे। लेकिन ये जो वीडियो था वो एक प्रोपोगेंडा एडिटेड वीडियो था जिसके अंदर विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो पाकिस्तानी आर्मी की प्रशंसा कर रहे हैं वो, और जो भारतीय मीडिया है उनको बढ़ा चढ़ाकर कैसे बताया जाता है वो इसके अंदर उनकी पाकिस्तानी भारतीय मीडिया को गलत बता रहे हैं और पाकिस्तानी जो आर्मी है उसकी वाहवाही कर रहे हैं। और जब ये वीडियो भारत में देखा गया तो भारतीय सरकार इसको लेकर एक्टिव हो गई। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। I see peace in it. I have spent time with the Pakistani army. I am very impressed. Indian media बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बैठ। और फिर विदेश मंत्रालय ने तुरंत एक एक्शन प्लान बनाया और पाकिस्तान को संदेश भिजवाया कि वो जेनेवा संधि के अनुसार हमारे पायलट को तुरंत वापस कर दे। दोस्तों, जेनेवा संधि के अनुसार किसी भी युद्धबंदी को डराया नहीं जा सकता, धमकाया नहीं जा सकता, उनको मारा पिटाया सताया नहीं जा सकता। इसके अंदर केवल जो युद्धबंदी होता है उनको सेना में उसका नाम, सेना में पद और उसकी यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है। और इसी बीच दोनों देशों के राजदूतों के बीच इस टॉपिक पर बात होती रही। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान को एक संदेश भिजवाया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा अगर हमारे पायलट को अगर कुछ भी हुआ तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई तरीके से डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की योजना बनाई। इधर पाकिस्तान भी इस मामले को संयुक्त राष्ट्रीय ले जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वे भारत की शक्ति के आगे ऐसा नहीं कर पाया। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि भारत के पास अगर ऐसा कौन सा ट्रूप का इक्का था जिसके कारण पाकिस्तान चुप बैठ गया था, तो इसका जवाब था जियोपॉलिटिकल प्रेशर। भारत सरकार ये पूरी कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान को किसी भी प्रकार से घेरा जा सके और इसी के तहत उन्होंने P5 देश यानी कि चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन इनके राजदूतों को, इनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया और एक दिन में 3-3 बार इन P5 देशों के जो राजदूत है उनसे बातचीत की जा रही थी। और इस बातचीत का उद्देश्य सिर्फ ये था कि पाकिस्तान पर किसी भी प्रकार से दबाव बनाया जा सके। और इसी के चलते जब अलग अलग देशों से पाकिस्तान के पास फोन जाने लगे तो पाकिस्तान दबाव में आने लगा। इधर भारत में अमेरिका के राजदूत केन जेस्टर और ब्रिटेन के राजदूत डोमिनिक एकविथ ने पाकिस्तान में वहां के अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों को बताया कि वे पाकिस्तान के वार्ताकारों को बताते कि भारत किसी भी हालत में झुकने के मोड में नहीं है और अगर भारत को गुस्सा दिलाया गया तो बात युद्ध तक भी पहुंच सकती है। और इसी बीच चीन जो था वो दोनों देशों के बीच मेडिएटर बनने की कोशिश की। उनका कहना था कि वो दोनों देशों के अंदर अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजकर इस मामले को सुलझा सकता है, लेकिन भारत ने इससे साफ साफ इनकार करते हुए ये कहा कि वह इससे डील करने में सक्षम है। अब जब ये सब चल रहा था तो 27 फरवरी को इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी में US, UK और फ्रांस के राजदूतों की मीटिंग बुलाई गई जिसमें पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री तहमीना जेंजुआ भी थी। सभी राजदूत जेंजुआ को समझा रहे थे कि ये मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर भारत को पायलट वापस नहीं सौंपा गया तो क्या होगा, इस संभावना पर चर्चा हो रही थी। अचानक 5:45 पर तहमीना जेंजुआ के पास एक नोट आता है और उस नोट को पढ़ने के बाद जो तहमीना जेंजुआ होती है, जो फॉरेन सेक्रेटरी होती है पाक की, उनका बोलना बंद हो जाता है। उन्होंने बताया कि पाक आर्मी ने एक नोट भेजा है जिसमें उन्होंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ मुंह करके 9 मिसाइलें तैनात कर दी है और वे कभी भी हमला कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स युद्ध के लिए तैयार है। उनके पायलट को वापस न करने पर
भारतीय जो वायुसेना है वो तबाही मचा सकती है। पाक विदेश सचिव ने यूएसए, यूके और फ्रांस के राजदूतों को कहा कि जो ये बात है वो आप अपने अपने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बताइए ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। उस रात P5 के देशों की राजधानियों के जो दफ्तर है वो रात भर खुले रहे और कोई भी इस तनाव में नींद नहीं ले पाया कि कहीं भारत युद्ध ना छेड़ दे। और फिर अगले ही दिन दिल्ली में अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूत से ये खबर आई कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद को रोकने के लिए बहुत ही गंभीर है और वो भारतीय पायलट को छोड़ने के लिए भी तैयार है। और जो पाकिस्तान के पीएम है इमरान खान वो खुद अभिनंदन को छोड़ने की रिहाई करने का ऐलान करेंगे। और इस प्रकार भारत की जो पाकिस्तान पर दबाव बनाने की जो रणनीति थी वो रणनीति काम आ गई और पाकिस्तान हमारे पायलट को लौटाने के लिए तैयार हो गया। एक तरफ इस खबर से पूरे भारत में हर्षोल्लास और खुशी का माहौल था, तो दूसरी तरफ ये रात जो थी वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही कठिन होने वाली थी। इस दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने 1 घंटे भर तक पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, कुछ मंत्रियों और सांसदों के साथ बंद कमरे में बातचीत की। और इसी मीटिंग में इमरान खान को भी बुलाया गया था, लेकिन इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा के बीच जो मनमुटाव चल रहे थे उसी कारण जो इमरान खान थे वो इस मीटिंग में नहीं आए। इस मीटिंग में जो पाक विदेश मंत्री होते हैं कुरैशी वो बाजवा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सही सलामत जो भारतीय पायलट है उसको भारत के हवाले करते हैं, नहीं तो आज रात जो भारत है वो 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर देगा। और इसके बीच आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच सहमति बन गई और इसी के चलते 28 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ये ऐलान किया कि वो भारतीय पायलट जिनको उन्होंने पकड़ रखा है वो उनको रिहा कर देंगे, भारत को सौंप देंगे। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। पाकिस्तान पीएम के इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया में लाइव देखा गया और इस स्टेटमेंट के बाद पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई भारत की इसको बड़ी जीत के रूप में देखने लगा। और इसके बाद भारत की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि एक विमान पाकिस्तान जाएगा विंग कमांडर अभिनंदन को लेने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने इसको खारिज कर दिया। और इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने यह तय किया कि दोपहर के 2:05 के बीच विंग कमांडर अभिनंदन को वाघा बॉर्डर्स की ओर से भारत को सौंपेगा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में एक टीम को एक्टिव किया जो कि अभिनंदन को पाकिस्तान से भारत लेकर आएगी। और फाइनली ये तय किया गया कि एयर एडजी ग्रुप कैप्टन रॉय कुरियन बागा जाएंगे। जॉय कुरियन जो थे वो 3 साल से पाकिस्तान में भारतीय एम्बेसी में तैनात थे, उनकी स्वदेश वापसी होनी थी। उधर विंग कमांडर अभिनंदन को इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया। अभिनंदन की वापसी के कारण भारत सरकार ने बागा अटारी बॉर्डर पर होने वाली स्ट्रीट सेरेमनी को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। देश विदेश का जो सोशल मीडिया था वो बागा अटारी बॉर्डर पर जमावड़ा लगा चुके थे, वहां पर जम चुके थे और आखिरकार वो घड़ी नजदीक आ गई जिसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन की भारत को वापसी होनी थी। और आखिरकार वो टाइम आया लगभग रात के 9:21 पर भारतीय कैप्टन विंग कमांडर अभिनंदन भारत की सीमा में घुसे। Integrated checkpost itself. You had all those vehicles moving out along with the military escort that we had been talking about earlier. Will be taken to the airport station itself, which is just adjacent to the Amritsar airport itself, and from there, Peter. But